नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे और आप हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। हिस्ट्री बहुत बड़ा एक अच्छा पार्ट प्ले करती है उत्तराखंड में। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें चेंजेस हैं। कुछ सिलेबस में वो चेंजेस किया है कि उत्तराखंड का बहुत मेजर पार्ट अब मेंस में भी आएगा। 2 पेपर अलग से होंगे मेंस में उत्तराखंड के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और सारे एस्पेक्ट से। तो ये मतलब, इसका मतलब क्या है कि हमें उत्तराखंड का कीन नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड की गहराई में स्टडी जरूरी है। तो उसी स्टडी के लिए और उसी सारे नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए सारा उत्तराखंड का पूरा एक सीरीज शुरू किया, जिसे हम हिस्ट्री सीरीज अभी हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट करी थी, हमने रिवर्स ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट किए थे, हमने फेमस इंस्क्रिप्शंस कंप्लीट किए हैं, हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कंप्लीट कर लिया है, हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड कंप्लीट कर लिया है। हमने और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीफ ऑफ उत्तराखंड हमने पढ़ लिया है और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का प्राचीन काल, उत्तराखंड का हम प्राचीन काल देखेंगे। ठीक है, सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको सारे देखते हुए चलने हैं। ठीक है, और नोट डाउन करना है कि एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें बोरियत तो झेलनी पड़ेगी। ठीक है, हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। शुरू करते हैं अपनी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड मूलतः एक बहुत डिफिकल्ट एरिया रहा है। डिफिकल्ट मतलब मूलतः बहुत वैसा एरिया रहा है जहाँ पे पहाड़ है। ठीक है, जहाँ पर जंगल थे, जहाँ पर बीहड़ थे, बहुत ऐसा डिफिकल्ट टेरेन रहा है उत्तराखंड का। तो इसी कारण, इसीलिए किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, थोड़े बहुत जो सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ताम्रपत्र हैं, उन्हीं के आधार पर प्राचीन इतिहासों के सूत्रों को जोड़ा गया है। तो उसी सूत्र में सबसे पहला है कुनिंद डायनेस्टी, कुनिंद वंश। उत्तराखंड का कुनिंद वंश सबसे पहला वंश माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहली डायनेस्टी जो रूल कर रही है, ये रूल करती है तीसरी और चौथी सेंचुरी तक, तीसरी और चौथी सेंचुरी एडी तक रूल करती है। उत्तराखंड में जो हमें कालसी इंस्क्रिप्शन मिला है, गो एंड वॉच माई इंस्क्रिप्शन वाला वीडियो। ठीक है, मेजर इंस्क्रिप्शन वीडियो मैंने कल अपलोड करा है, उसे जाके देखिए। उत्तराखंड का जो काल से इंस्क्रिप्शन मिलता है अशोका का यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो लोगों को कहा गया है, लोगों को क्या कहा गया है, पुलिंद कहा गया है, और राज्य को अपरांत कहा गया है, और स्टेट को क्या कहा गया है, अपरांत। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुलिंद से हम कुनिंद भी मान सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, जो कुनिंद था वो कभी ना कभी मौर्यंस की अथॉरिटी में रहा था। इस लेख से ये पता चलता है कि प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, कालसी इंस्क्रिप्शन से सेकेंड सेंचुरी बीसी में, सेकेंड सेंचुरी ईसा पूर्व में, दे वर इन द अपर वैली ऑफ व्यास, गंगा एंड यमुना। ये माना जाता है कि ये गंगा, यमुना और व्यास घाटी के उत्तरी पार्ट में थे, ऊपरी पार्ट में थे। ठीक है, इस डायनेस्टी के पावरफुल किंग कौन है? अमोघ भूति है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, मेनी टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस डायनेस्टी के जो पावरफुल किंग है वो अमोघ भूति है। ही वॉज ऑल्सो इशूड कॉइन्स, उन्होंने कॉइन्स भी इशू करे थे, जिनमें उनके ऊपर पार्ट पे, फ्रंट पार्ट पे देविका और एक हिरण की पिक्चर थी, जिनके ऊपरी पार्ट पे देवी की और हिरण की पिक्चर थी। और प्राकृत लैंग्वेज में एक चीज लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी? राज्य कुनिंदस अमोघभूतिस महाराजस। यानी कि ये माना जा सकता है कुनिंद राज्य के महाराज जो है वो अमोघ भूति हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, एक सेंचुरी ईसा पूर्व में, जब अमोघ भूति की डेथ हो जाती है तो इस एरिया को कब्जे में कर लिया जाता है साकाओं द्वारा। साकाओं की जानकारी हमें मिलती है आज कुमाऊं में जो सन टेम्पल, जो सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां हैं, और जो ट्रेंड है साक संवंत का, उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे कभी ना कभी साकाओं का रूल रहा होगा, जिसमें कटारमल सन टेम्पल जो है अल्मोड़ा में बहुत फेमस सन टेम्पल है। ठीक है, साकाओं के बाद फर्स्ट सेंचुरी के हाफ में, ठीक है, पहली ईसा पूर्व शताब्दी के हाफ में कुशानों ने इस एरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, तराई पार्ट पर, गढ़वाल के। ठीक है,
और कुषाण फाइंडिंग्स हमें कहाँ से मिलती हैं? विभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज जो कोटद्वार के पास है, और गोविशाण जिसे हम काशीपुर को पहले गोविशाण कहा जाता था, ऋषिकेश को वीरभद्र, और मोरध्वज एरिया जो कोटद्वार के पास है। इनसे कुषाण कालीन कुछ अवशेष मिलते हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हाँ, यहाँ पे कुषाणों का भी राज्य रहा है। कुषाणों के पतन के समय कुछ नए राजवंश आए, ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ पे कुनिंद भी राज करते रहे, ठीक है। द कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी ऑफ कुनिंद, और कुनिंद की समकालीन एक डायनेस्टी आई जिसे हम कहते हैं यौध्य डायनेस्टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है उत्तराखंड की। सबसे पहले कौन आते हैं? कुनिंद। कुनिंद के बाद आते हैं शक, शक के बाद आते हैं कुषाण, और कुषाण के बाद आएंगे अब यौध्य। अब इन सब के साथ में ना कुनिंद समकालीन है, कुनिंद यहाँ पे लगातार रूल कर रहे हैं, ठीक है। कुनिंद अभी गए नहीं है, ये याद रखिए। कुनिंद आई है अकेली, पहले कुनिंद है, उसके बाद शक आए हैं, उसके बाद कुषाण आए हैं, पर कुषाण और शकों के साथ भी कुनिंद साथ में रूल कर रहे हैं, और इन्हीं के समकालीन, कुनिंद के समकालीन आते हैं यौध्य। यौध्य डायनेस्टी की कॉइन्स हमें मिलते हैं जौनसार भाबर एरिया, देहरादून एरिया से, और कालो डांडा यानी कि पौड़ी एरिया से। ये माना जाता है कि इन्होंने कुषाणों को क्रश किया था, यानी कि इन्होंने कुषाणों को कुचला था। आगे बढ़ते हैं। बड़वाला में एक यज्ञ वेदिका बनी हुई है 3री शताब्दी की। ये माना जाता है कि ये शीलवर्मन ने बनाई है। ये तो हमें पता है शीलवर्मन ने बनाई है, पर शीलवर्मन कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इसका कोई अच्छा हमें वो नहीं मिला है। कोई क्या कह सकते हैं उसे, कोई एविडेंस नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये कुनिंद थे, और कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यौध्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आपको क्या याद रखना है कि शीलवर्मन ने बड़वाला यज्ञ वेदिका बनाई थी जो 3री शताब्दी की थी, ठीक है। कुनिंद ने और क्या चीज स्टैब्लिश करी है? एक और डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी जिसे कहते हैं कृत्रिपुर डायनेस्टी। कुनिंदों ने कृत्रिपुर डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। कौन सी डायनेस्टी में? कृत्रिपुर डायनेस्टी में। और ये किसकी डायनेस्टी थी? कुनिंदों की डायनेस्टी थी। समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन से, जो कि उनका बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उससे पता चलता है कि जो कृत्रिपुर डायनेस्टी थी ये सब ऑर्डिनेट थे गुप्ता एम्पायर के। ये गुप्ता एम्पायर के सब ऑर्डिनेट थे, और गुप्ताओं की नॉर्दर्न बाउंड्री पे प्रेजेंट थे, यानी गुप्ताओं की उत्तरी बाउंड्री पे प्रेजेंट थे। कौन? कृत्रिपुर डायनेस्टी। और डायनेस्टी किसने बनाई थी? कुनिंदों ने बनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5वीं शताब्दी में कुनिंद डायनेस्टी का अंत होता है, और इस स्टेट को रूल कर लिया जाता है नागाओं द्वारा। नागाओं के बारे में इतनी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है उसका सिर्फ हम नाम याद रखेंगे। उसके बाद हम 6ठी शताब्दी की तरफ पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी में कन्नौज के मौखरी डायनेस्टी ने इसका रूल किया था। तो चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं कुनिंद, कुनिंद के बाद आते हैं शक, शक के बाद आते हैं कुषाण, कुषाण के बाद आते हैं यौध्य। और याद रखना है कि इनके समकालीन कुनिंद डायनेस्टी लगातार है। और कुनिंद डायनेस्टी की एक और डायनेस्टी थी जिनका नाम था कृत्रिपुर डायनेस्टी। कृत्रिपुर डायनेस्टी ने कौन कौन सा पार्ट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहिलखंड का उत्तरी पार्ट को अपने अधीन किया था। और कृत्रिपुर डायनेस्टी को समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता एम्पायर का उत्तरी भाग माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मैंने यहाँ पे रिवीजन दे दिया। अभी हमने पिछले जो भी पढ़ा। चलिए 5वीं शताब्दी में आते हैं नाग, नाग के बाद आते हैं 6ठी शताब्दी में कौन? मौखरी। और ये मौखरी कहाँ के थे? कन्नौज के थे। 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता को समाप्त किया और उत्तराखंड पर अधिकार किया। मौखरी डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे वो थे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है, और इस स्टेट को रूल कर लिया जाता है उनके बहनोई द्वारा, जो कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? थानेश्वर के राजा थे, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। मौखरियों के जो आखिरी राजा थे ग्रहवर्मन, उनकी हत्या कर दी जाती है, और इस एरिया को अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है उनके बहनोई द्वारा, जो कि है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह करने का भी हमें उल्लेख मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित्र, जो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी पे एक बेस्ड बुक है हर्षचरित्र, जो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। उन्होंने इस समय पे जो भी ट्रेवलर्स आए हैं उत्तराखंड में उनका वर्णन किया है। उत्तराखंड में हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन मिलता है हमें हर्षचरित्र में, जिसमें हमें चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्री ह्यूएन सेंग का एक
ह्यून सेंग के बारे में पता चलता है, और ह्यून सेंग ने स्टेट को पोहिली मोपुलू के नाम से पुकारा था, जिसका मतलब होता है ब्रह्मपुर। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि ये बुद्धिज्म के लिए फेमस था, ये एरिया बुद्धिज्म के लिए फेमस था। और इन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पे 5 बुद्ध विहार थे। कितने? 5 बुद्ध विहार थे। कहाँ पर? ब्रह्मपुर वाले एरिया में। और ब्रह्मपुर इन्होंने किसे कहा है? उत्तराखंड को कहा है, चीनी लैंग्वेज में उसे ये बोलते हैं। और ब्रह्मपुर के साथ साथ इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक हरिद्वार नामक नगर भी है। हरिद्वार नाम नहीं बोला था, मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता रखा है, जब हमने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट कीजिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे हरिद्वार का नाम नहीं लिखा, जो ह्यून सेंग ने बोला था। कमेंट करके आपको बताना ह्यून सेंग ने हरिद्वार को किस नाम से पुकारा था। इन्होंने बताया था कि भागीरथी रिवर के तट पर एक हरिद्वार नामक नगर बसा हुआ है, और जिसका एरिया 20 ली है। 20 ली एक चाइनीज मेजर होता है, चाइनीज माप होता है। ठीक है, तो ये था ह्यून सेंग के बारे में। ह्यून सेंग के बाद फेमस हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन आते हैं, जिनका नाम है कनिंगम। इन्होंने पूरे उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम से पुकारा था। पूरे उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नामक नाम से पुकारा था। तो ये थे हमारे कुछ हिस्टोरियंस जो उस समय में हमारे उत्तराखंड में आए थे। इसके बाद बहुराजकता का युग आता है। बहुराजकता का युग मतलब मल्टीपल रूलर्स अब यहाँ पे रूल करेंगे। हर्ष की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, इस एरिया में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए। ठीक है, और सैन्य शक्ति यानी कि आर्मी के अभाव के कारण दुर्बल राजाओं की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कोटों या गढ़ों का निर्माण करा गया। ठीक है, इन छोटे राज्यों में कौन कौन से राज्य इंपॉर्टेंट हैं? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान, काशीपुर। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर था। ठीक है, और 6ठी शताब्दी में पौरवों का यहाँ पे शासन हुआ कुछ समय के लिए। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? देयर वॉज मेनी रूलर्स रूल्ड ओवर द स्टेट, नॉट स्टेट, सॉरी, स्टेट, एंड दी स्टेट अंडरगॉन मेनी अटैक्स। और इस समय बहुत इस विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बाहर से आक्रमण हुए, जो कि कुछ फेमस आक्रमण है। चौहान राजा वृगराज ने यहाँ पे आक्रमण किया था उत्तराखंड के सदर्न पार्ट पर, दक्षिणी उत्तराखंड पर। और तोमर राजाओं ने भी उत्तराखंड पे अटैक करा और कंट्रोल किया ईस्ट उत्तराखंड को, यानी कि पूर्वी उत्तराखंड को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी और कत्यूरी डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं। मूलतः इसकी स्टार्टिंग तो हुई थी उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया से, पर ये शिफ्ट हो गई अपने कुमाऊं एरिया में। तो इसी कारण इस डायनेस्टी को कुमाऊं की पहली ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़े कुनिंद, कुनिंद के बाद आए शक, शक के बाद आए कुषाण, कुषाण के बाद आए यौध्य। याद रखिएगा, कुनिंद और कुषाण और शकों के समकालीन कुनिंद भी थे। ठीक है, यौध्य के बाद कुनिंदों ने एक और डायनेस्टी बनाई, इसका नाम था कृतपुर डायनेस्टी। ये रूल करती थी उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के उत्तरी भाग को। और जो प्रयाग प्रशस्ति का इंस्क्रिप्शन है, जो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, उसे पता चलता है कि कुनिंदों की जो कृतपुर डायनेस्टी थी, वो गुप्ताओं के सबऑर्डिनेट थी, गुप्ताओं के राज्य के अंडर थी, और गुप्ता एम्पायर की नदन बाउंड्री बनाती थी। ठीक है, यौध्यों के बाद आते हैं हमारे नाग। यौध्य और या फिर कुनिंद की कृतपुर डायनेस्टी के बाद आते हैं हमारे नाग। नागों के बाद आते हैं कृतपुर डायनेस्टी के बाद आते हैं कृतपुर डायनेस्टी के बाद आते हैं नागों के बाद आते हैं मौखरीज, जो कि कन्नौज के थे। कन्नौज की मौखरीज के बाद यहाँ पे रूल होता है हर्षों का, और हर्षों के रूल के बाद स्टेट छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ जाता है। और इसके बाद इस विघटन काल को समाप्त करते हैं कत्यूरी डायनेस्टी। कत्यूरी डायनेस्टी जिसे हम कार्तिकेयपुर डायनेस्टी भी कहते हैं, वो इस विघटन काल को समाप्त करती है 700 ईस्वी में। ठीक है, पहले 300 साल इस डायनेस्टी की जो कैपिटल रही वो रही जोशीमठ। इस डायनेस्टी की कैपिटल रही जोशीमठ चमोली में। ठीक है, जोशीमठ चमोली में एक प्लेस था जिसका नाम था कार्तिकेयपुर, वहां पे इसकी कैपिटल रही। फिर इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कत्यूर घाटी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के बैजनाथ में कत्यूर घाटी में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, यानी कि अभी कहाँ आ गए? गढ़वाल एरिया से आ गए कुमाऊं एरिया में। 700 से 1030 तक डायनेस्टी को रूल करती है मोर देन 3 फैमिलीज। 3 से ज्यादा परिवार या फिर 3 से ज्यादा वंश इस डायनेस्टी को रूल करते हैं 700 से 1030 तक। आगे बढ़ते हैं। इस डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो हमें बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ ताम्र पत्रों से मिलती है। कल के इंस्क्रिप्शन वाले वीडियो में मैंने आपको सारा बताया है। ठीक है, इन्हीं कुछ दिए हुए अवशेषों से और कुछ
लेखों से हमें ये पता चलता है कि ये डायनेस्टी फर्स्ट पॉलिटिकल डायनेस्टी थी कुमाऊं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कुमाऊं राज्य की पहली पॉलिटिकल डायनेस्टी थी कौन सी? कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी डायनेस्टी। ठीक है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आए जिनका नाम था एटिंगसन। एटिंगसन के अकॉर्डिंग कत्यूरी डायनेस्टी की जो बाउंड्री थी, तिब्बत और कैलाश थी नॉर्थ में, सतलज थी वेस्ट में, गंडकी थी ईस्ट में और रुहेलखंड थी साउथ में। आइए देखते हैं। नॉर्थ में थी तिब्बत कैलाश, वेस्ट में थी सतलज, ठीक है, ईस्ट में थी गंडकी रिवर और साउथ में थी रोहेलखंड। रोहेलखंड का कामेठ वाला एरिया। अकॉर्डिंग टू बागेश्वर इंस्क्रिप्शन, बागेश्वर लेखों के अनुसार इस राजवंश की इस डायनेस्टी की पहली फैमिली थी जो बसाई थी बसंत देव ने। ठीक है, इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, तो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले राजा थे इस डायनेस्टी के वसंत देव और पहली इन्होंने फैमिली बसाई थी, यानी कि कह सकते हैं पहला राजवंश बसाया था। ठीक है, और इन्होंने ये वाली उपाधि धारण करी थी जिसका नाम है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। वसंत देव परिवार के बाद खरपर वंश आता है। खरपर वंश ने इस एरिया का कंट्रोल किया। एक एक चीज मिलती है हमें कल्हण की राज तरंगिणी से, ये पता चलता है कि कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़। इन्होंने गढ़वाल एरिया पर अपना कब्जा करा था और गढ़वाल एरिया पे आक्रमण किया था। इसी समय खरपर देव कत्यूरी एरिया या कार्तिकेयपुर एरिया में अपना वंश स्थापित कर रहे थे इसी के समय, इस आक्रमण के समय। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। खरपर देव वंश की स्थापना होती है। खरपर देव वंश कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। ठीक है, और खरपर देव जो राजा था वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खरपर देव ने ही कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की दूसरी डायनेस्टी खरपर देव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। खरपर देव के बाद उन्हीं के पुत्र कल्याण राजा बनते हैं और उनकी वाइफ का नाम आता है लद्दा देवी। अगर वाइफ का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पूछा जा सकता है। ठीक है, इस खरपर देव वंश के आखिरी राजा थे त्रिभुवन राज और इन्होंने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी, जो कि किसने सबसे पहले ली थी? वसंत देव ने। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का सबसे पहला वंश था वसंत देव ने बसाया था। दूसरा वंश खरपर देव ने बसाया था, खरपर देव वंश। ठीक है, खरपर देव वंश के बाद नालंदा के इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर पाल राजा जो बंगाल के थे धर्मपाल, उन्होंने अटैक करा था गढ़वाल एरिया में और इसी अटैक के बाद खरपर डायनेस्टी को सक्सीड कर लिया गया निम्बर डायनेस्टी के साथ। यानी कि अब खरपर देव के बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी? निम्बर डायनेस्टी। ये भी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के बारे में बात करें, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, हमने पहले ही बताया कार्तिकेयपुर डायनेस्टी में 3 से ज्यादा परिवारों ने रूल किया है। सबसे पहला था वसंत देव, फिर था खरपर देव, अब आएंगे निम्बर। ठीक है, नालंदा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है बंगाल के राजा धर्मपाल ने अटैक करा था गढ़वाल में और इसी के समय खरपर डायनेस्टी को सक्सीड किया या फिर उनके बाद आए निम्बर डायनेस्टी। निम्बरों ने क्या करा था? निम्बर ने पालों के साथ संधि कर ली थी और इस वजह से कुमाऊं पे अटैक पालों ने या फिर कार्तिकेयपुर पे अटैक नहीं करा था। अभी हम कुमाऊं नहीं बोलेंगे क्योंकि कुमाऊं नाम उस समय नहीं जानते थे, अभी हम कार्तिकेयपुर बोलेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि कार्तिकेयपुर ही कुमाऊं है। ठीक है, निम्बर जो था वो शैवाइट थे। ठीक है, शिव जी को मानते थे और उनके पुत्र इसके निम्बर के बाद उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है इष्टगण देव। इष्टगण देव आते हैं, इष्टगण देव राजा बनते हैं। ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के एक इकलौते राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की बात करी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टगण देव कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के सिर्फ अकेले राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सिंगल थ्रेड में बांधने की बात करी थी, क्योंकि कुमाऊं या फिर कह सकते हैं कार्तिकेयपुर वाले एरिया में तो एक स्थापित था वंश, पर गढ़वाल वाला एरिया थोड़ा अभी हौच पौच चल रहा था। वहां पे किसी का भी एक अच्छा सा अधीनता नहीं थी। ठीक है, वहां पे कोई रूल नहीं कर रहा था अच्छे से, तो इन्होंने बोला कि पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधते हैं। ये भी शैवाइट थे अपने पिता की तरह। ठीक है, और इन्होंने नटराज टेम्पल, लकुलिश टेम्पल और महिष मर्दिनी मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? इष्टगण देव ने। इष्टगण देव के बाद उनके पुत्र ललित सूरदेव राजा बनते हैं। कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम? भूलना नहीं है, निम्बर डायनेस्टी। ठीक है, निम्बर डायनेस्टी के राजा इष्टगण देव के बाद उनके पुत्र ललित सूरदेव राजा बनते हैं और पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट से हमें ये पता चलता है कि इनको विष्णु के 12 अवतार के समान माना गया है और ये माना जाता है कि
इस वक्त जो भूमि काली हो चुकी है, भूमि जो काली हो चुकी है, उसके उद्धार के लिए इनका जन्म हुआ है। इनको 12 अवतार लॉर्ड विष्णु के समान माना जाता है। किनको? ललित सूर्यदेव को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसको 12 अवतार के समान माना गया? ललित सूर्यदेव को। और ये किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ललित सूर्यदेव के बाद उनके पुत्र भूदेव राजा बनते हैं। भूदेव बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे और इन्होंने बैजनाथ मंदिरों का निर्माण करवाने में सहायता करी थी। निम्बर डायनेस्टी के बाद एक सलोड़ादित्य, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। कौन सी डायनेस्टी आती है? सलोड़ादित्य डायनेस्टी बनती है, जो कि बसाते हैं इच्छर देव। इच्छर देव सलोड़ादित्य डायनेस्टी का निर्माण करते हैं। अब चलो रिवीजन हो जाए। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी शुरुआत किसने करी थी? सबसे पहले कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की शुरुआत करी थी वसंत देव ने। वसंत देव के बाद आते हैं, कौन आते हैं? खरपर देव। खरपर देव के बाद आते हैं निम्बर। निम्बर के बाद आते हैं सलोड़ादित्य। ठीक है, तो अभी तक 3 थी, 3 से ज्यादा हो गई। तो क्या बताया था हमने? मोर देन 3 डायनेस्टीज रूल ओवर द कार्तिकेयपुर। ठीक है, सलोड़ादित्य डायनेस्टी का अंत होता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस आपको ये पता लगाना है कि इच्छर देव ने बसाई थी और इच्छर देव बहुत विद्वान थे। सलोड़ादित्य डायनेस्टी के बाद एक डायनेस्टी असंती देव बसाते हैं, जिन्हें कहते हैं असंती देव डायनेस्टी। यानी कि अब सलोड़ादित्य के बाद कौन आएगी? असंती देव डायनेस्टी। याद रखना 1 2 3 4 5, वसंत देव, खरपर देव, निम्बर, सलोड़ादित्य और असंती देव। बसंत देव को बसंत देव बसाते हैं, खरपर देव को खरपर देव डायनेस्टी को खरपर देव बसाते हैं, निम्बर डायनेस्टी को निम्बर देव बसाते हैं, सलोड़ादित्य डायनेस्टी को इच्छर देव बसाते हैं। ठीक है, इसकी डायनेस्टी का नाम इनके नाम पे नहीं है, इनके पिता के नाम पे है। इनके पिता का नाम था सलोड़ादित्य। ठीक है, असंती देव एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। असंती देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव बहुत ही क्रूर शासक थे, लोग इनके रूल से परेशान थे। जागरों में, उत्तराखंड में जो कुमाऊं में जागर होते हैं, जागरों में इन्हें वीरम देव या वीरदेव नाम से पुकारा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिस्टोरियन, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अकॉर्डिंग कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। राजा शालीवाहन इनके आदि पुरुष माने जाते हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के। याद रखिएगा, किसने क्या बोला? लक्ष्मीदत्त जोशी ने ये बोला कि कार्तिकेयपुर के जो राजा थे वो मूलतः अयोध्या के थे और राजा शालीवाहन इनके आदि पुरुष थे। इनके इष्ट देवता जो थे वो कार्तिकेय थे, गॉड कार्तिकेय थे। ठीक है, इसी के कारण इस डायनेस्टी का नाम भी कार्तिकेयपुर डायनेस्टी बसाया गया। और यह भी माना जाता है कि जो गॉड कार्तिकेय हैं वो आज भी कुमाऊं के फोक गॉड है, यानी कि लोक देवता है। इसी वजह से आज भी कुमाऊं के जो लोक देवता हैं वो हैं भगवान कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र। इनके लोक 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 क्या कहते हैं उसे? पब्लिक वेलफेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लोक हितकारी कार्यों के कारण, पब्लिक वेलफेयर कामों के कारण, लोक हितकारी कार्यों के कारण कार्तिकेयपुर किंग्स को आज भी याद किया जाता है। और अभी तक स्टिल कुमाऊं में ये प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के विघटन के कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की समाप्ति या फिर डिक्लाइन के बाद सूर्य अस्त हो गया और रात आ गई। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के जो पब्लिक वेलफेयर वर्क थे, जो लोक हितकारी कार्य थे, उसके कारण ये माना जाता है कि इनके डिक्लाइन के बाद सूर्य अस्त हो गया और रात आ गई। हिस्टोरियन, इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे इन्हें सूर्यवंशी राजघराने का मानते हैं। ठीक है, द किंग वर रिस्पेक्टेड बाय द हाई पोजीशन, ये राजा उच्च पद से सम्मानित थे, जो कि पद है गिरिराज चक्र चूड़ामणि। गिरिराज चक्र चूड़ामणि उच्च पद से ये सम्मानित थे। कौन? कार्तिकेयपुर राजा, सारे के सारे। ठीक है, इनकी कोर्ट लैंग्वेज, इनकी राज्य भाषा थी संस्कृत। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आज क्वेश्चन है। और इनकी लोकल लैंग्वेज थी पाली। इनकी राज्य भाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। इनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। कुछ इसकी जानकारी नहीं है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बस ये दिया हुआ है कि इनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी और ये धर्म राज्य में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इन्होंने ब्रिजेस और रोड्स का भी निर्माण करवाया है, यानी कि पुल और सड़कों का भी निर्माण करवाया है। इन्हीं के समय में आदिगुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड आते हैं और बहुत सारे टेम्पल्स का रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जैसे कि कुछ उनमें से हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही ज्योतिर्मठ की भी स्थापना करवाई थी। 820 ईस्वी में आदिगुरु शंकराचार्य जी अपनी देह त्याग देते हैं।
तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा और आपको अच्छे से समझाया होगा, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी एग्जाम में आने लायक है और आएंगी और आ सकती हैं, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। आपको सबको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं और अपनी प्रिपरेशन में एक चीज और ऐड करनी है। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसके बाद हम मिडेवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ेंगे कल। अभी तक के आपके लिए बस इतना ही। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक आप ये सारे वीडियोस देखिए, जो पुराने बनाए हुए हैं वो भी देखिए, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, और अपने उत्तराखंड को प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि उत्तराखंड एग्जाम में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सिलेबस में चेंज हुआ है, जिसमें उत्तराखंड का अलग से पेपर होगा मेंस में भी, और उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी इंपॉर्टेंट है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।